हमेशा से भारत के जो हम जो लोग रहे हैं, हमारी जो संस्कृति रही है, जो कल्चर रहा है, मतलब थिंकर रहे हैं हम लोग, सोचने वाले, पढ़ने वाले, बड़े बड़े ज्ञानी यहाँ से निकले। महात्मा गांधी को देख लो आप, पूरी दुनिया में फेमस है, ठीक है। अब ये जो नॉलेज है ना, ये इसको हम जो है अपना यूएसपी बना ले, यूनिक सेलिंग पॉलिसी। हम पूरी दुनिया में बेस्ट माइंड एक्सपोर्ट करें, इसको मास लेवल पे लेके जाएं। मतलब गवर्नमेंट स्कीम्स निकाले, गवर्नमेंट प्रोग्राम्स निकाले, गवर्नमेंट और आईआईटी आईआईएम्स बनाए, गवर्नमेंट चेन खोल दे आईआईटी आईआईएम्स की, और अगले 10 साल में एक टारगेट बना ले कि पूरी दुनिया में जितने टेक फर्म्स हैं, जितनी मैन्युफैक्चरिंग फर्म है, जितनी सप्लाई फर्म्स हैं, सबके सीईओ 50%, 60%, 70% सीईओ, जितने हो सकते हैं सीईओ, जितने टॉप ग्लोबल टैलेंट है, वो इंडिया से एक्सपोर्ट होगा, वो इंडियंस होंगे। ये हमारी सॉफ्ट पावर भी बनेगी, यही हमें नया दिशा भी देगी, यही हमें हमारे लिए नए रेवेन्यूज़ के रास्ते भी खोलेगी, और यही हमें नई ऊंचाई पर भी लेके जाएगी। ये भारत का भविष्य मेरे हिसाब से हो सकता है। पर आप कह रहे हो जैसे अपने बहुत सारे इंडियंस यूके यूएस टॉप फॉर्म्स में टॉप लेवल पे तो है ही, बट एम्प्लॉय लेवल पे भी काफ़ी अच्छा कर रहे हैं वो लोग। इंडिया को रिलाय करते हैं वो लोग इंडियंस पे, बट वहाँ जाके इंडियंस बहुत सारे यहाँ की सिटीजनशिप छोड़ देते हैं, या यहाँ उतना पैसा नहीं भेजते हैं, या जितना आना चाहिए वहाँ ज़्यादा उन्हें बढ़िया लगता है, उन्हें अपना देश ही बढ़िया नहीं लगता। तो ये एक रिस्क फैक्टर नहीं है? वो वहाँ जाके कुछ लोग ऐसे हैं ज़रूर, लेकिन अपनी मिट्टी को तो हरा नहीं पसंद करता है, आना भी चाहता है, उसके बारे में बात भी करता है। कुछ लोग ऐसे हैं जैसे आप बात कर रहे हो, नो डाउट, लेकिन आप देखो कि हकीकत क्या है, मतलब ग्राउंड रियलिटी क्या है। पूरी दुनिया में अगर आप लिस्ट उठा के देखोगे, सबसे ज़्यादा रेमिटेंसेज जहाँ आते हैं जिस कंट्री में, नंबर 1 पे भारत है। 125 बिलियन डॉलर के रेमिटेंसेज हैं हमारे पास सालाना। यही लोग भेजते हैं, यही लोग वहाँ कमाते हैं, इंडिया भेजते हैं, और ये इतना कंट्रीब्यूट करता है जीडीपी में। अगर ये 125 बिलियन डॉलर ना आए तो पता नहीं क्या होगा। 125 बिलियन डॉलर, आपको मैं बता दूं कि इतना होता है अपना मालदीव, नेपाल, श्रीलंका की इकोनॉमी आप लगा लोगे ना, 125 बिलियन डॉलर नहीं बैठते। अच्छा, इतना होता है 125 बिलियन डॉलर, और वो वही लोग कमा के भेजते हैं जो जिनकी मैं बात कर रहा हूँ, जिनकी आप बात कर रहे हैं, जो हमारे टॉप माइंड्स बाहर गए हुए हैं, उन्हीं के एक्सपोर्ट्स, उन्हीं के रेमिटेंसेज यहाँ पर आ रहे हैं डॉलर्स में, और ये हमारे ये व्यापार को भी स्टेबल रखता है। तो ये हमारी ताकत है। सर, जो भी हमने समस्याएं डिस्कस करी है इस वॉर की वजह से, इंडिया में जैसे एथेनॉल ब्लेंडिंग हो रही है, और क्या क्या समस्याएं इंडिया फेस कर सकता है आने वाले 6 महीने में इस वॉर की वजह से? अच्छा, पहले तो ये देखना है कि वॉर स्टेटस क्या है इस वॉर का। हाँ सर, वॉर का स्टेटस क्या है? ये एमओयू जो साइन हुआ ये है, एमओयू क्या है, ये हॉर्मूज खुल गया है, अब रेट कम हो जाएंगे, ये क्यों, क्या? ये एमओयू हुआ क्यों है, जंग रुकी क्यों है, शुरू क्यों हुई थी, अब इन्होंने रोक क्यों दी, अब आगे क्या शुरू हो सकती है, नहीं हो सकती, पहले हम ये देख लेते हैं। तो सबसे पहली बात ये है कि जो ये इजराइल, ईरान और यूएस वॉर का जो चक्कर है सारा, रिलीजियस तो जो है वो है ही है, ठीक है, वो तो दुनिया जानती है। इसका इकोनॉमिक पर्सपेक्टिव बहुत ज़्यादा है, ठीक है। अब ग्रेटर इजराइल, सारा चक्कर यही है ना, यूएस इसलिए सपोर्ट करता है ना इजराइल को कि भाई ग्रेटर इजराइल का प्लान है। ये ग्रेटर इजराइल, ग्रेटर इजराइल का प्लान है। ग्रेटर इजराइल क्या है सर? ये टर्म तो हम पहली बार सुन रहे ग्रेटर हैं। इजराइल क्या है कि ग्रेटर इजराइल का मतलब ये है कि इजराइल जो कंट्री है वो ये चाहती है कि आसपास की जितनी कंट्री हैं, ये जॉर्डन हुआ, लेबनान हुआ, सीरिया हुआ, इजिप्ट हुआ, ये सारी पे मेरा कब्जा हो जाए। ये ग्रेटर इजराइल प्लान है, ठीक है। अच्छा, वो ये चाहते क्यों है? वो यहाँ पे ये प्योरली इकोनॉमिक है, इकोनॉमिक इंटरेस्ट। उनको ये लगता है कि अभी हम, नो डाउट, ज्यूस का जो इंटेलेक्ट होता है और जो उनके पास दौलत है, रॉथस्चाइल्ड फैमिली हुई, गोल्ड स्मिथ फैमिली हुई, दैट इज अनमैचेबल। मतलब आप 2-3 ज्यूस अगर देखोगे, रॉथस्चाइल्ड फैमिली और गोल्ड स्मिथ फैमिली की अगर बात लगा लो, इंडियन इकोनॉमी का बराबर है, $4 ट्रिलियन, उससे भी ज़्यादा बैठेगी, ठीक है। अब तो उनको ये लगता है कि भाई हमारी जो कम्युनिटी है उस पर इतना पैसा है, मतलब अनमैचेबल वेल्थ हमारे पास है, प्लस यूएस जो सुपर पावर है वो हमारा एलाई है, टॉप एलाई है, तो हम जो चाहे वो कर सकते हैं। इसी चक्कर में उन्होंने इतनी सारी वॉर करी हैं, इसी चक्कर में वो बॉम्ब ब्लास्ट करते हैं, इधर वो इधर मार दिया, उधर मार दिया, ये कर दिया, वो कर दिया। मतलब वो चाहते हैं कि एक्सपेंशन करना चाहते हैं अपना। अच्छा, वो ये एक्सपेंशन, मैंने क्यों बोला ये इकोनॉमिक है?
अगर ये गेट रिजल्ट बना लेंगे, आसपास की कंट्रीज पे को एनेक्सेशन कर लेंगे और उसको जो है काबू पा लेंगे, उन पर अपने कब्जे में कर लेंगे उसको, तो क्या होगा कि अगर आप ध्यान से देखेंगे वर्ल्ड मैप, तो जो वर्ल्ड का ट्रेड होता है उधर की दुनिया जो है, यूएस, ये नॉर्थ अमेरिका, अमेरिकन कंट्रीज, साउथ अमेरिकन कंट्रीज, और जो इधर की दुनिया है, ये इंडिया, चाइना और ये पूरा एशिया, इसका जो ट्रेड है वो होकर जाता है मोस्टली ये जो सूज कैनाल है इजिप्ट की, ठीक है। और आप देखेंगे गेट रिजल्ट का जो मैप है उसमें सूज कैनाल भी है। अगर गेट रिजल्ट बनेगा, वो एक्सपेंशन करता है अपने टेरिटरी को, तो वो सूज कैनाल पे भी कब्जा पा लेंगे। वहाँ कब्जा पा लेंगे तो जो उनके पास वेल्थ है वो और 10x हो जाएगी, 5x हो जाएगी, 15x हो जाएगी। जो उनके पास जो हेजेमनी है वो, अब देखो ना, ईरान ने हॉर्मुज बंद कर दिया, पूरी दुनिया पीछे पड़ गई, भाई ये जंग बंद कराओ, बंद कराओ, बंद कराओ। नहीं करता तो क्या नाम है, फिर क्या था उसके पास बार्गेन करने के लिए, ठीक है। तो एक पूरी दुनिया का जहाँ से व्यापार होता है, पूरी दुनिया का जहाँ से रोटी कपड़ा पानी चल रहा है, आपने उसी भी कब्जा कर लिया, तो फिर आप दादा बन गए, नहीं दादा बन गए, फिर आप तो दादा ही हो ना, फिर सही बात है, डॉन हो गए ना फिर तो आप। तो उनका ये प्लान है कि भाई पहले से ही काम तो हमारा फर्स्ट क्लास है, किसी चीज़ की कोई कमी नहीं है, सुपर पावर है, सबसे बड़ी मिलिट्री बजट है, ये है वो है, पैसे हैं, इंटेलेक्ट है। ये काम अगर गेट रिजर्व वाला हो जाए तो फिर तो कोई नहीं बचता, फिर तो हम ही हम हैं, बाकी तो सब खत्म है। पर यूएस और इजराइल के रिलेशन भी थोड़े हाँ, उस पर भी मैं आऊँगा इसी में। तो गेट रिजर्व प्लान है, ये इकोनॉमिक इंटरेस्ट है इनका। तो जो लोगों को लगता है कि भाई ये इट्स ऑल अबाउट कि भाई वो टेम्पल माउंट और वो मस्जिद अल-अक्सा और ये सब चीज़ें, इट्स नॉट जस्ट ओनली दैट, इट्स अबाउट द इकोनॉमिक्स एंड इट्स अबाउट द बिजनेस एंड हेजेमनी। अच्छा, दूसरी बात ये है कि ये जो वॉर अभी जो रुकी है वो इसलिए रुकी है कि यूएस को ये लगता है कि यार हमारे को, हम ये बोल के आए थे, ट्रम्प ये बोल के आया था कि यार ये जो वॉर है ना, हम वॉर नहीं करेंगे। अब बहुत वॉर कर ली हमने, अफगानिस्तान में, इराक में, वियतनाम में, इसमें उसमें हमने बेड़ा गर्क कर लिया, डिक्लाइन पे चला गया यूएसए। पूरी दुनिया कहती है कि नेक्स्ट सुपर पावर इज चाइना। तो यार ये हमारा डिक्लाइन हो गया। अब जो अफगानिस्तान में वॉर लड़ी थी, $2 ट्रिलियन उसमें जो है ख़त्म हो गए थे। उस टाइम पर $2 ट्रिलियन पूरी इकोनॉमी थी हमारी, इतना वो खर्च करके चले गए यूएस वाले। अब ये जो वॉर हुई है इसमें $500 बिलियन कोई बताता, कोई 1 ट्रिलियन बताता है, ठीक है। इराक के वॉर में भी 2-3 ट्रिलियन खर्च हुए शायद। तो वो कहते हैं कि भाई यार ये तो तुम वॉर लड़ के इजराइल के चक्कर में और ये ख़त्म कर दोगे इकोनॉमी को, ठीक है। वॉर इज़ वेरी कॉस्टली बिजनेस ना, वॉर तो कोई मजाक बात थोड़ी है वॉर लड़ना। तो अब वहाँ पर जो, और वो आया भी इसलिए था, कैंपेन भी उसका ये था कि भाई मैं वॉर नहीं करूँगा, मैं मेक अमेरिका ग्रेट अगेन, बिजनेस की बात करूँगा, इसको वापस अमेरिका को ग्रेट बनाऊँगा। अब लेकिन इजराइल का तो वही एम्बिशन है जो मैंने बात करी, तो उन्होंने ज़बरदस्ती खींच लिया ट्रम्प को, अमेरिका को खींच लिया वॉर में। जब खींच लिया तो जो है क्या नाम, अमेरिका फंस गया, चाहता वो था नहीं, टॉप एलाई की वजह से वो खींच लिया। और वो भी अगेन वही वाली बात है कि जो टॉप माइंड्स हैं, जो उनका कब्जा है यूएस में, लॉबी इतनी तगड़ी है उनकी कि वो किसी भी प्रेसिडेंट से अपना करवा लेते हैं, इसका इतिहास है, ठीक है, आगे भी करवा सकते हैं वो। तो अब वो जब उसको लगा कि यार ये तो ईरान, क्या नाम है, हमने तो सोचा था 10-12 दिन में निपटा देंगे काम इसका, ईरान तो था ही क्या। अब उनको नहीं पता ईरान के पीछे चाइना खड़ा हुआ है। ईरान इज अ प्रॉक्सी ऑफ चाइना, यू कैन से, नथिंग मोर देन दैट, ठीक है। ईरान ने बहादुर से लड़ाई लड़ी है, नो डाउट, लेकिन क्या चाइना की मदद के बिना, उनकी सैटेलाइट इमेजरी के बना, उनके जो सैटेलाइट सिस्टम के बिना, जो कम्युनिकेशन सिस्टम उन्होंने दिया, जो पीछे से बैकिंग उन्होंने दी है, जो कार्गो प्लेन एक के बाद एक उतरे हैं तेहरान के अंदर, क्या उसके बिना वो जंग लड़ सकता था अमेरिका इजराइल के सामने? मतलब ही नहीं बनता था। अब उसे लगा अमेरिका को, यार ये तो फंस गई है, तो इधर मैं इजराइल के साथ हूँ तो उधर ईरान के साथ चाइना खड़ा हुआ है, ये तो ग्रेट पावर गेम बन गया। चाइना क्यों मदद कर रहा है? सीधी सी बात, उसे लगता है कि भाई अगली तो मैंने ही बनना है, अगले सुपर पावर, तो बिना कुछ करे तो हो, बिना वॉर के आप सुपर पावर नहीं बन सकते। आप जब तो अमेरिका को डिक्लाइन नहीं करोगे, खत्म नहीं करोगे उसको, तो आप सुपर पावर कैसे बनोगे? सही बात है, ठीक है। वो इसलिए सपोर्ट करता है। और रशिया भी सपोर्ट करा, क्योंकि रशिया उधर यूक्रेन में परेशान है, यूक्रेन में अमेरिका लड़ रहा है, तो रशिया ने भी इसलिए सपोर्ट करा कि मैं इधर अमेरिका और इजराइल को कमजोर कर दूंगा तो उधर मेरे को फायदा होगा, यूक्रेन को मैं जल्दी पूरा हड़प लूंगा, ठीक है। तो अब प्रॉब्लम ये हुई कि जब पता लगा कि यार ये ईरान तो, यार ये तो 10-12 दिन का हिसाब लगाया था हमने, काम खत्म कर देंगे इसका, यार ये तो 40 दिन हो गए, 40 दिन वॉर चली, फरवरी से लेकर मार्च तक।
उन्होंने कहा यार ठीक है यार, मट्टी पाओ जो है क्या नाम है, ख़त्म करो यार, सेटल, वो MAU कर लिया उन्होंने। अब इसराइल तो वही अपना पुरानी एम्बिशन है उसकी, तो भाई वो तो जो मैंने आपको बताई उस तो पसंद नहीं उसको, तो चाहता, तो वो तो चाहता था कि वॉर हो आगे, चलते रहे काम। अरे वाह, आपने ये वीडियो यहाँ तक देख ली भाई, तुमने हमारी मेहनत सफल कर दिया, तुम ही लोग हो असली रियल हिट। और अगर आपको बहुत मज़ा आ रहा है ऐसी क्लिप्स में, ऐसी वीडियोस में, तो फटाफट जाइए प्लेलिस्ट पे बिंज वॉच कीजिए और सारी वीडियोस देख डालो और मौज काटो। दैट इज इट, हम मिलेंगे नए पॉडकास्ट में, नए क्लिप में। टिल देन बाय बाय, सी यू, टेक केयर, डू सब्सक्राइब।